Hello students, you are welcome. Beta, we were studying about the factors which affected the social and economic relations. यानी वो कारक जो सामाजिक और आर्थिक रिलेशंस को प्रभावित करते थे. एंड वी स्टडीड about the environment which changed after the 11th century, and about the land use, that how the peasants used their lands for the cultivation, and about the new agricultural technology, which agricultural technologies were occupied by the peasants to increase the production of their cultivation. Now our next point is the fourth order. Fourth order. Until now we studied about only three orders which were classified in three groups. The first was the clerics, यानी पादरी वर्ग, priest वाला. Second was the nobility, and while the third was the peasantry group. Now we have to study about a new group that was called a fourth order. That means about the new towns and townspeople. So let us start. You know that after using the new technologies in agriculture and new techniques in using the land for the cultivation, the foodstuffs increased in double quantity. So what was the result of increasing the foodstuffs? यानी कृषि उत्पादन जो बढ़ा उसका क्या परिणाम हुआ? तो चलिए चलते हैं बेटा. एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वॉज एक्म्पेनिड. बेटा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस कर गई है. ACCOMPANIED, एक्म्पेनिड. एक्म्पेनिड मीन्स बेटा अलॉन्ग विथ, ठीक ना. तो अलॉन्ग विथ के साथ चलते हैं. एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वॉज एक्म्पेनिड बाई ग्रोथ इन थ्री रिलेटेड एरियाज. यानी जो ग्रोथ हुई हमारी कृषि में उससे इससे रिलेटेड तीन एरियाज में और वृद्धि हुई. विच वेर दोज थ्री एरियाज? दोज वेर द पॉपुलेशन, द ट्रेड एंड टाउन्स. बेटा what was the ratio of increasing the population? It has been written in our textbook that the European population, which was only 42 millions during the 1000 CE, that developed up to 62 millions in 1200 CE. यानी 1000 CE में जो पॉपुलेशन यूरोप की 42 मिलियंस थी वो 1200 तक जाते जाते 62 मिलियन हो गई. ठीक है. एंड दैट इंक्रीज्ड अप टू 73 मिलियंस टिल 1300 सेंचुरी. और 13वीं शताब्दी में जाते जाते वो 73 मिलियन तक पहुंच गई थी. तो बेटा व्हाट वाज द रीजन आफ्टर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन सो रैपिडली? इतनी तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसका कारण क्या था? तो बेटा इसका कारण जो है ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, मैं इसे इंडिकेट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बेटर फूड मेंट ए लॉन्गर लाइफ ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी, 10 ईयर्स लॉन्गर देन 8th सेंचुरी. यानी 8वीं शताब्दी की अपेक्षा 13वीं शताब्दी तक जाते जाते मानव की आयु जो 10 वर्ष तक बढ़ चुकी थी. और यहाँ मैंने लिखा है वुमेन एंड गर्ल्स, यहाँ पे लो किया है, यानी वुमेन और गर्ल्स की एज जो है एवरेज एज वो मिनिमाइज होती थी इन कंपेयर ऑफ द मेल पर्सन्स. तो चलिए चलते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा, ठीक ना. बेटर फूड मेंट अ लॉन्गर लाइफ स्पेन, यानी बेहतर भोजन मिलने लगा था बिकॉज द फूड स्टफ्स इंक्रीज जस्ट डबल क्वांटिटी आफ्टर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर. हमने अभी पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में उन्होंने नई टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू कर दी थी. तो क्या परिणाम हुआ था? बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है भोज्य पदार्थ उत्पन्न होने लगे थे. और उसका क्या परिणाम हुआ? बेटर फूड मेंट अ लॉन्गर लाइफ स्पेन. बाय द 13th सेंचुरी एन एवरेज यूरोपियन कुड एक्सपेक्ट टू लिव 10 ईयर्स लॉन्गर देन इन द 8th सेंचुरी. ठीक ना. यानी 13वीं शताब्दी तक जाते जाते कोई भी व्यक्ति यूरोप का अब 10 वर्ष अधिक आयु जीता था इन कंपेयर ऑफ द पर्सन ऑफ 8th सेंचुरी. 8वीं शताब्दी में जो वहाँ के एक मानव की
जो औसत आयु होती थी उससे 10 वर्ष अधिक आयु अब होने लगी थी, ठीक ना। कब? 13वीं शताब्दी तक जाते जाते। लेकिन वॉज द एवरेज एज वॉज द सेम इन मेल एंड फीमेल्स? नो बेटा, वुमेन एंड गर्ल्स हैड शॉर्टर लाइफ स्पेन कंपेयर टू मेन बिकॉज द लेटर एट बेटर फूड। समझ बेटा? तो वुमेन और गर्ल्स की जो एज जो है कम होती थी इन कंपेयर ऑफ मेन। वाई? बिकॉज दिस ग्रुप एट बेटर फूड, ये लोग अच्छे भोज्य पदार्थ खाते थे, तो इसकी वजह से इनकी एज जो है एक्सेस होती थी इन कंपेयर ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक ना बेटा। इट वॉज हैपेंड ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी तक जाते जाते औसत आयु 10 वर्ष बढ़ गई थी, जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की आयु कुछ अधिक रहती थी। व्हाट वाज द रीजन आफ्टर दैट? बिकॉज दिस ग्रुप एट बेटर फूड विच वॉज फुल ऑफ एवरी नेचुरलिस्टिक फूड मटेरियल्स, ठीक ना। चलिए चलते हैं बेटा। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेक्नोलॉजी? वी स्टडीड दैट इट इंक्रीज्ड द पॉपुलेशन and due to increasing the population they are developed the towns। नगर बसे, नगरों की संख्या बढ़ी and it started the trading system। फिर व्यापार भी बढ़ा। नगरों की संख्या क्यों बढ़ी? हाँ, तो बेटा एक कहावत है, क्या है? आपकी बुक में लिखा हुआ है, टाउन एयर मेक्स फ्री वाज ए पॉपुलर सेइंग। यानी कहावत थी ये कि नगरों की हवा जो है किसी को भी फ्री कर देती है, यानी लोग उसमें वहाँ पे फ्री लाइफ जी सकते हैं, ठीक ना। तो बेटा बात आती कि यहाँ पे हु वेंट इन द टाउन्स, तो इसमें दिया है बेटा आपकी बुक में, मैनी सर्व्स, यानी तमाम वो जो पीजेंट्स थे विच वेयर बॉन्डेड, जो कि बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे, ठीक ना। क्रेविंग टू बी फ्री, क्रेविंग का मतलब बेटा हु डिजायर्ड टू बी फ्री, जिनकी इच्छा होती थी फ्री होने की, नॉट टू बी लिव एज ए बॉन्डेड पीजेंट्स, जो चाहते थे कि मैं बॉन्डेड जीवन न जीऊँ, तो क्या करते थे? रैन अवे, भाग जाते थे, एंड हिड इन टाउन्स, और वो नगरों में जाके छिप जाते थे, ठीक ना। और एक शर्त थी बेटा, देयर वाज ए बिट, व्हाट वाज दैट? इफ ए सर्फ was succeeded to hit himself at the period of 1 year and 1 day from his owner, it was considered that he became a free person, free man। मतलब कोई भी सर्फ जब अपने ओनर से छुप के भाग जाता था और यदि 1 वर्ष और 1 दिन तक वो पकड़ में नहीं आता था, बचा रहता था, तो ये मान लिया जाता था दैट ही वॉज नाउ अ फ्री मैन, कि अब वो स्वतंत्र व्यक्ति है, ही वॉज नॉट अ बॉन्डेड सर्फ, ठीक ना। अब बात आती बेटा कि बिसाइड द सर्फ्स हु वेयर दोज हु लिव्ड इन टाउन्स, और कौन कौन लोग जो थे वो नगरों में रहते थे, तो चलिए चलते बेटा। मैनी पीपुल इन टाउन्स वेयर फ्री पीजेंट्स, सर्वाधिक संख्या तो जो फ्री पीजेंट्स की होती थी, जो फ्री थे, दोज वर नॉट बॉन्डेड, दे यूज्ड टू लिव इन द टाउन्स, हैं। और एस्केप्ड सर्फ्स, या जो भागे हुए जो सर्फ होते थे, जो बॉन्डेड थे, भाग के जो जाते थे, शरण लेते थे, वो होते थे, हैं। हु प्रोवाइडेड अनस्किल्ड लेबर, जो किसी एक्टिविटीज में स्किल नहीं होते थे, मतलब कोई उनके पास कौशल नहीं होता था कि वो दोज पर्सन्स वेयर एक्सपर्ट इन एनी वर्क, ऐसी बात तो नहीं थी। लेकिन वहाँ पे और लोग भी थे, जैसे शॉपकीपर्स थे, मर्चेंट्स थे, हैं। ये सब तो जो है शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट्स वेयर न्यूमरस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में जो है शॉपकीपर और मर्चेंट व्यापारी भी रहते थे। और बाद में चल के क्या बेटा, लेटर द टाउन नीडेड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, अब नगरों में जो तमाम एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स की आवश्यकता हुई, तो दोज पर्सन्स who were expert in any job, they could establish their
ओन वर्क, ओन फैक्ट्री है। जो स्पेशलिस्ट होते थे वो अपनी फैक्ट्री या काम शुरू कर सकते थे। और जैसे कि लाइक बैंकर्स एंड लॉयर्स, ठीक ना। अब जो है बैंकों की आवश्यकता होने लगी, लॉयर्स की आवश्यकता होने लगी, क्योंकि डिस्प्यूट जो होते थे उनको जो है सुलझाने के लिए या कोई और प्रॉब्लम होती थी, तो इन सब की अब वहाँ पे आवश्यकता पड़ने लगी। तो नगरों की संख्या में कौन कौन लोग रहते थे नगरों में? वो पीजेंट्स, सर्व्स जो भाग जाते थे, शॉपकीपर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड लॉयर्स एक्सेट्रा, ठीक ना। द बिगर टाउन्स हाँ वेर कैपेबल टू कीप ओवर देन 30,000 पॉपुलेशन। वो बड़े बड़े नगर जो होते थे ना, जिसमें 30,000 से भी अधिक लोगों को रखने की क्षमता होती थी, हाँ, कुड बी सेट अ फोर्थ ऑर्डर। उस नगर को नाम दिया जाता था दैट वॉज अ फोर्थ ऑर्डर, कि वो जो है चौथा वर्ग है। द फर्स्ट वॉज पीजेंट्री, फर्स्ट वॉज क्लेरिक्स, सेकेंड वॉज नोबिलिटी, while third was peasantry, and the fourth was called that bigger town that had more than 30,000 population। क्लियर हुआ? जिस नगर में संख्या 30,000 या उससे अधिक हो उसको चौथा वर्ग मान लिया गया था। ठीक है, चले चलते बेटा। आफ्टर दैट द ट्रेडिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड एंड द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वॉज द गिल्ड। जो आर्थिक क्रियाकलाप हुए, जो फैक्ट्रियाँ या कोई भी क्राफ्टिंग, कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए एक गिल्ड का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। व्हाट वाज गिल्ड? गिल्ड वाज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन। हाँ, और यहाँ पे देखिए हमने लिखा ईच क्राफ्ट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द गिल्ड। हर जो है क्राफ्ट इंडस्ट्री जो है गिल्ड का ऑर्गेनाइजेशन करती थी। और व्हाट वाज द वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ गिल्ड? तो बेटा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, द मेन फंक्शन ऑफ गिल्ड वॉज, what was the guild? It was a type of association. huh? It controlled the quality and the price of its productions and also the rules for selling their production। ठीक ना। गिल्ड जो थी, जो वहाँ की एसोसिएशन थी उस क्राफ्ट इंडस्ट्री की, वो कंट्रोलिंग करती थी अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी की, उसके प्राइस की और उसके सेलिंग की। इन सब को कंट्रोलिंग वो कौन करता था? ये गिल्ड करती थी उस क्राफ्ट की, ठीक ना। एंड देयर वाज आल्सो अ गिल्ड हॉल। गिल्ड हॉल, गिल्ड हॉल क्या था? तो चलिए देखिए हमने लिखा हुआ है, हाँ, गिल्ड हॉल। व्हाट वाज गिल्ड हॉल? इट वाज अ फीचर ऑफ एवरी टाउन। मतलब गिल्ड हॉल जो हर नगर में बनाया जाता था। व्हाट वाज दैट? इट वाज अ बिग बिल्डिंग वेयर द सेरिमोनियल फंक्शंस वेयर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक ना। यहाँ पे जो है तमाम जो है फंक्शन वो किए जाते थे। और उस समय क्या होता था? द गार्ड पेट्रोल्ड द टाउन वॉल्स। जो संरक्षक होते थे वो नगर की चारों तरफ सुरक्षा करते थे। द म्यूजिशियंस वेर आल्सो कॉल्ड टू सिंग देयर सॉन्ग्स एट फीस्ट्स और एट द ओकेशन ऑफ सिविक फंक्शंस। ठीक ना। म्यूजिशियन को बुलाया जाता था उस गिल्ड हॉल में जब वहाँ पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता था तब, या जब वहाँ पे कोई फिस्ट का प्रोग्राम होता था तब, दावत का प्रोग्राम होता था तब, ठीक ना। एंड देयर वाज द अरेंजमेंट फॉर द ट्रेवलर्स टू द इन कीपर्स, यानी जो सराय वाले होते थे ना, दोस लुक्ड आफ्टर द ट्रेवलर्स। जो बाहरी यात्री आते थे नगर में उनकी देखभाल कौन करता था? द इन कीपर्स, ठीक ना। दिस वॉज द सिस्टम ऑफ द टाउन्स। चले चलते बेटा। When the towns were developed, they were constructed the roads, established the shops, and also developed the market। यानी जब नगर बने तो वहाँ पे सड़कें बनी, दुकानें लगाई गई और बाजार बनाए गए, बाजार स्थापित किए गए हैं, मार्केट सेंटर बनाया गया। एंड द
towns was considered to the place where any person could live freely, freedom to people, लोग स्वतंत्र होकर रह सकते थे. और what did they do? They paid the taxes to the lords. जब वो खेती करते थे तो उन्हें जो सर्विस देनी होती थी. एंड when they lived in the towns they had to pay the taxes to the lords. And after that they developed the international trade also. वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जो है विकसित हुआ. सच एस इट हैज बीन रिटन इन टेक्स्ट बुक दैट स्कैंडिनेवियन, यहाँ पे स्पेलिंग होता है SCANDINAVIAN है, यहाँ पे फाइट हो गई थी, ठीक ना. द स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स वी आर सेलिंग द साउथ फ्रॉम द नॉर्थ सी. यानी जो स्कैंडिनेविया के व्यापारी थे वो उत्तरी सागर से जो है दक्षिण की तरफ जो है अपनी जहाज नाव चला करके आए और वो व्यापार करते थे. किस चीज़ का? दे सोल्ड अ फर एंड हंटिंग हॉक्स इन एक्सचेंज ऑफ द क्लॉथ्स. वो कपड़ों के बदले में, यानी कपड़े लेते थे और इसके बदले में ये चीज़ें देते थे, ठीक ना. यानी इन दोनों का जो है बिजनेस होता था. क्लॉथ्स देते हो या क्लॉथ्स ले जाते हो और ये जो है चीज़ देते थे. यानी इन दोनों का जो है एक्सचेंजिंग हुआ करता था, ठीक ना. एंड आफ्टर दैट डेवलप्ड द ट्रेडिंग सिस्टम बिटवीन द यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया. यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में भी व्यापार बढ़ा. एंड इट आल्सो स्टार्टेड विथ फ्रांस कंट्री टू. फ्रांस के साथ भी जो है स्टार्ट हुआ. तो बेटा what did you study? Please revise it once. The fourth order was called the towns and the townspeople. और the population was increased so rapidly that the population which was only 42 millions in 1000 century that had become 73 millions up to 13th century. ठीक है. और इसके बाद क्या हुआ कि मतलब दोज बॉन्डेड सर्व्स रन अवे टू द टाउन्स टू टेक शेल्टर. भाग जाते थे. एंड इफ एनी सर्फ वॉज सक्सीडेड टू हिड हिमसेल्फ 1 year and 1 day ही अंडरस्टूड टू बिकम अ फ्री मैन. यानी 1 साल 1 दिन बचा लेता था अपने को तो उसे जो स्वतंत्र मान लिया जाता था. और जो एवरेज आयु थी वो 10 वर्ष अधिक मानी जाने लगी थी 13वीं शताब्दी तक आते आते, ठीक है ना. और नगरों में व्यापार जो बढ़ा उसके लिए जो है हर क्राफ्ट इंडस्ट्री की जो एक गिल्ड बनाई गई. गिल्ड क्या करती थी? वो अपने प्रोडक्शन का प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी सेलिंग, इन दोनों को जो है कंट्रोल करती थी. और हर नगर में एक गिल्ड हॉल बनाया जाता था, ठीक है. एक गिल्ड हॉल बनाया जाता था जहाँ पे सारे लोग आके मिलते थे और वहाँ पे जो है फीस्ट का आयोजन होता था या कोई फंक्शन मनाया जाता था. और इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम भी स्टार्ट हुआ जो स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स के बारे में और वेस्टर्न एशिया के बारे में और फ्रांस के बारे में अभी आपने देखा, ठीक है ना. दैट्स ऑल बेटा. थैंक यू.